नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिंद महासागर पर चीन को घेरने की सबसे बड़ी रणनीति। सेना, वायुसेना और नौसेना के इस प्लान से मुंह की खाएगी चीन सेना। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन को इग्नोर कर भारत के करीब आ रहे हैं यूरोपीय देश। मई में ईयू नेताओं से मिलेंगे पीएम मोदी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संघर्ष विराम की घोषणा के बाद भारत और पाकिस्तान में फिर तैनात किए जा सकते हैं उच्चायुक्त। तो जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हिंद महासागर पर चीन को घेरने की सबसे बड़ी रणनीति। सेना, वायुसेना और नौसेना के इस प्लान से मुंह की खाएगी चीनी सेना। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच मई 2020 से जारी टकराव अब डिसएंगेजमेंट के साथ खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान भले ही पीछे हट रहे हों, लेकिन इसके बाद भी भारत चीन पर भरोसा नहीं करना चाहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव में कमी आने के बाद समंदर पर भारत की नौसेना सतर्क है। पिछले दिनों हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में इंडियन नेवी ने अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास को पूरा किया है। इस युद्धाभ्यास को ट्रोपेक्स नाम दिया गया है और इसे नौसेना की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज के तौर पर जाना जाता है। ट्रोपेक्स का मकसद चीन की किसी भी कारस्तानी के लिए हर पल रेडी रहना है। कोस्ट गार्ड भी अहम हिस्सा। ट्रोपेक्स यानी थिएटर लेवल ऑपरेशनल रीडलाइंस एक्सरसाइज वह एक्सरसाइज है जिसका आयोजन हर साल होता है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में ट्रोपेक्स 21 का सफल आयोजन हुआ है। चीन लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में घुसपैठ करता जा रहा है। इस डील के जरिए भारत PLA नेवी की बढ़ती मौजूदगी का जवाब देने के लिए रेडी हो रहा है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत जनवरी से अप्रैल के बीच होती है और यह 1 माह से ज्यादा समय तक चलती है। इस दौरान विशाल हिंद महासागर क्षेत्र पर अलग अलग प्रकार के वॉर गेम्स का आयोजन होता है। यह एक्सरसाइज सेनाओं की वह रणनीति है जिसका हमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी शामिल होते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को इग्नोर कर भारत के करीब आ रहे यूरोपीय देश। मई में EU नेताओं से मिलेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, चीन के साथ रिश्तों में बढ़ती खटास के बीच यूरोप और भारत और करीब आने वाले हैं। 8 मई को होने वाले एक अनौपचारिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल यूरोपियन यूनियन के सभी 27 राष्ट्राध्यक्षों से मिलेगा। यह मुलाकात पुर्तगाल के पोर्तो शहर में होगी। इस सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और पुर्तगाली PM एंटोनियो कोस्टा के बीच एक द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। इसके अलावा भारतीय और यूरोपियन इंडस्ट्री के बीच एक बिजनेस राउंड टेबल भी तय की गई है। यूरोपियन सूत्रों ने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय और यूरोप अपनी महाद्वीपीय प्राथमिकताओं को लेकर एक साथ आ रहे हैं। एक सूत्र ने कहा, हमारी 5 प्राथमिकताएं हैं। यह प्राथमिकताएं भारत की भी हैं। उन्होंने वे 5 प्राथमिकताएं ग्रीन ट्रांजिशन, डिजिटल ट्रांजिशन, सोशल ट्रांजिशन, लचीलता और खुलापन बताई, जो कि एक बहुआयामी दुनिया की फिर से पुष्टि करता है। EU के एक अधिकारी ने कहा, यूरोप मानता है कि बहुध्रुवीय एशिया होनी चाहिए, क्योंकि एशिया में भारत का रोल उतना ही अहम है जितना यूरोप और एशिया का रिश्ता। फरवरी की शुरुआत में चीन और पूर्वी यूरोप के देशों के बीच हुए 17+1 सम्मेलन से 6 देशों बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवेनिया और 3 अन्य बाल्टिक देशों ने कदम पीछे खींच लिए। इससे यूरोप और एशिया में चीन पर नजर रखने वालों के कान खड़े हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद भारत और पाकिस्तान में फिर तैनात किए जा सकते हैं उच्चायुक्त। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान द्वारा पिछले हफ्ते संघर्ष विराम के नियमों पर सहमति जताने वाली घोषणा के बाद दोनों पड़ोसी मुल्क नई दिल्ली और इस्लामाबाद में अपने संबंधित उच्चायुक्तों को मिशन में बहाल करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। CNN न्यूज 18 को यह जानकारी सूत्रों ने दी है। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला लिया था और दोनों मिशन तब से ही नेतृत्वहीन हैं। इससे पहले साल 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान दोनों देशों ने अपने उच्चायुक्तों को वापस बुलाया था। अंततः तत्कालीन जनरल मुशर्रफ और तब भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के बीच 2003 में संघर्ष विराम समझौता हुआ। इसके बाद साल 2004 में सार्क समिट के लिए भूतपूर्व PM वाजपेयी पाकिस्तान भी गए थे। क्या इस बार भी होगा ऐसा? कुछ ऐसा ही इस बार भी हो सकता है। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि साल के अंत में सार्क सम्मेलन के लिए पीएम मोदी के इस्लामाबाद की यात्रा करने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। हालांकि हमेशा राजनीति ही नहीं बल्कि कई बार डिप्लोमेसी भी काम आती है। सवाल यह उठ रहे हैं कि आखिर यह नरमी आई कैसे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पिछले 3 महीनों में NSA अजीत डोभाल और पाकिस्तानी सिविल और आर्मी नेतृत्व के बीच पर्दे के पीछे बातचीत हुई थी। दोनों देशों के बैठकों में खाड़ी से किसी तीसरे देश की भी बैठक में होने की संभावना जाहिर की गई। किसी भी पक्ष ने इस दावे से इनकार नहीं किया। भारत के लिए संघर्ष विराम की घोषणा अच्छी खबर थी। LAC पर चीन के साथ डिसएंगेजमेंट की घोषणा के ठीक बाद
संघर्ष विराम के पालन की घोषणा हुई। भारत पाक के बीच हुए समझौते के ठीक बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने चीनी समक्ष वांग यी के साथ 1 घंटे से अधिक की टेलीफोन पर बातचीत की। वे भारत चीन के विदेश मंत्रालयों बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने के लिए भी सहमत हुए। अभी तक उच्च पदस्थ सूत्रों ने बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच किसी भी तरह के पैकेज डील से इनकार किया है। भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच नरमी लाने में किसी भी अमेरिकी दबाव का जोरदार खंडन किया है, लेकिन हालांकि यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष व्हाइट हाउस में नए प्रशासन के साथ गलत कदम नहीं उठाना चाहते हैं। एक और जहां कश्मीर, मानवाधिकार समेत अन्य मुद्दों पर बाइडेन प्रशासन की टिप्पणी भारत के लिए बेहतर नहीं है, तो वहीं पाकिस्तान में बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से सटी उसकी सीमा पर अस्थिरता को लेकर भी अमेरिकी रुख उसे परेशान कर सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समुद्र में चीन पाकिस्तान की हलचल पर रहेगी नजर, भारत ने की सिंधु नेत्र की तैनाती। जी हां दोस्तों, भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी निगरानी क्षमता को लेकर बड़ा कदम उठाया है। हिंद महासागर पर नजर रखने के लिए रविवार को अंतरिक्ष में सिंधु नेत्र सैटेलाइट तैनात किया। इस सैटेलाइट की मदद से इंडियन नेवी और सिक्योरिटी एजेंसीज हिंद महासागर में चलने वाले संदिग्ध जहाजों की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगी। ऐसे में चीन पाकिस्तान की समुद्र में हर गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाएगा। सिंधु नेत्र सैटेलाइट को DRDO ने विकसित किया है। यह सैटेलाइट हिंद महासागर क्षेत्र में एक्टिव युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों की ऑटोमेटिक रूप से पहचान करने में सक्षम है। इस सैटेलाइट को इसरो ने साल 2021 का अपना पहला स्पेस मिशन तहत अंतरिक्ष में स्थापित किया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सैटेलाइट ने जमीनी प्रणालियों के साथ कम्युनिकेशन करना भी शुरू कर दिया है। दक्षिण चीन सागर में ही रहेगी नजर। मीडिया रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सिंधु नेत्र सैटेलाइट की मदद से अफ्रीकी क्षेत्र, अदन की खाड़ी से लेकर दक्षिण चीन सागर पर नजर रखी जा सकेगी। सिंधु नेत्र उन सैटेलाइट की सीरीज में पहली सैटेलाइट है जिनकी मदद से भारत चीन से सटे लद्दाख क्षेत्र और पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्रों में जमीन पर अपनी निगरानी क्षमताओं में बढ़ोतरी करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी को एक और बढ़त, एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी ने थामा कमल का दामन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने से हलचल तेज हो गई है। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कैंपेन में जुट गई हैं। इस चुनाव में जहां सीएम ममता बनर्जी ने सत्ता में फिर से काबिज होने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लगातार रैली और जनसभा कर रहे हैं। बंगाल में भाजपा को एक और बढ़त मिल गई है। पश्चिम बंगाल की एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी ने सोमवार को कोलकाता में भाजपा ज्वाइन कर ली है। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने श्रावंती चटर्जी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। गौरतलब है कि इससे पहले पर्नो मित्रा सहित बंगाली अभिनेताओं के बाद बंगाली फिल्म व टेलीविजन अभिनेत्री रिमझिम मित्रा भाजपा में शामिल हो गई थी। रिमझिम लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री हैं जिन्होंने झलक दिखला जा बांग्ला 2013 में जीत हासिल की और वह बिग बॉस बांग्ला में भी रही हैं। उन्होंने फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है। इसमें 3 यारी कथा और क्रॉस कनेक्शन शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव होंगे। 2 मार्च को पहले चरण की अधिसूचना जारी होगी। 27 मार्च को मतदान होगा। 2 मई को नतीजे आएंगे। इसी तरह दूसरे चरण में बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर सहित 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को मतदान होगा। बंगाल में तीसरे चरण की अधिसूचना 12 मार्च को जारी होगी और 6 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण में कुल 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। चौथे चरण की 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना 16 मार्च को जारी हो जाएगी और 10 अप्रैल को मतदान होगा। 5वें चरण की 45 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना 23 मार्च को जारी होगी। मतदान 17 अप्रैल को होगा। छठे चरण की अधिसूचना 26 मार्च को जारी होगी। मतदान 22 अप्रैल को होगा। छठे चरण में कुल 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। 7वें चरण की अधिसूचना 31 मार्च को जारी होगी। 26 अप्रैल को मतदान होगा। 7वें चरण में 36 सीटों पर चुनाव होंगे। इसी तरह 8वें चरण की 35 विधानसभा सीटों के लिए भी अधिसूचना 31 मार्च को जारी होगी और मतदान 29 अप्रैल को होगा। सभी चरणों के नतीजे एक साथ 2 मई को आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने सीरिया में किया एक और खुफिया ऑपरेशन, ISIS के 10 आतंकियों को उठाया। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने सीरिया के डेरा अल जोर में ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के बाद एक और खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना ने दावा किया है कि उत्तर पूर्वी शहर एश शदादी से अमेरिका सेना ने ISIS के 10 आतंकियों को एयरलिफ्ट किया है। इतना ही नहीं, एजेंसी का यह भी कहना है कि इन आतंकियों को देश से बाहर भेजने के लिए सीरियाई जॉर्डन बॉर्डर पर स्थित अल तर्फ मिलिट्री बेस पर अमेरिकी सैन्य डॉक्टरों ने मेडिकल चेकअप भी किए हैं। सीरिया ने अमेरिकी सेना पर लगाया गंभीर आरोप। सीरिया ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी सेना इन आतंकवादियों का इस्तेमाल सीरियन आर्मी, नागरिकों और हाईवे पर हमले के लिए करने की प्लानिंग कर रही है। शुक्रवार को सीरियाई न्यूज एजेंसी ने बताया कि ISIS के इन 10 आतंकवादियों को अमेरिकी सेना ने अल हस्काह प्रांत के इंडस्ट्रियल सेकेंडरी जेल से एश शादादी एयरबेस बेस तक लेकर आई थी, जहां से इन्हें मेडिकल जांच के लिए
अल तर्फ मिलिट्री बेस भेज दिया गया। पिछले शुक्रवार को ही अमेरिकी सेना ने सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए थे। इस हमले में ईरानी मिलिशिया से कम 22 लड़ाके मारे गए थे, जबकि कई अन्य बुरी तरह से घायल हुए थे। दरअसल अमेरिका को शक था कि इस मिलिशिया ने इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला किया था, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने यह कार्रवाई की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हांगकांग में बढ़ा चीन का अत्याचार, 47 गिरफ्तार नेताओं पर लगाया नेशनल सिक्योरिटी कानून, भड़का अमेरिका। जी हां दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी कानून की आड़ में हांगकांग में प्रदर्शनकारियों पर जुल्म करने वाले चीन के खिलाफ अमेरिका ने आवाज उठाई है। बताया जा रहा है कि हांगकांग के 100 से ज्यादा लोगों को चीन ने नेशनल सिक्योरिटी कानून की धाराओं के तहत चार्ज किया है। हालांकि चीन के ऑफिशियल आंकड़ों में चार्ज किए गए नागरिकों की संख्या सिर्फ 47 बताई गई है। हांगकांग पर चीन का जुल्म। पिछले साल चीनी सरकार ने हांगकांग के नागरिकों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कानून जबरन थोपा था। इस कानून का मकसद हांगकांग निवासियों को टॉर्चर करना है। इस कानून के तहत चीन के खिलाफ बोलने वाले किसी भी हांगकांग नागरिक को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है और इस कानून के तहत जमानत मिलने का प्रावधान भी नहीं। पिछले साल बनाए गए इस कानून के बाद रविवार को 47 लोगों को इस धारा के तहत चार्ज किया गया है, जिनमें हांगकांग के प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और जर्नलिस्ट शामिल हैं। इन एक्टिविस्टों के खिलाफ चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धाराओं के तहत चार्ज लगाए गए हैं। पिछले महीने गिरफ्तार किए गए सभी लोग हांगकांग में प्राइमरी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव करवाने की तैयारी कर रहे थे। हांगकांग मसले पर बयान जारी करते हुए अमेरिका ने चीन से कहा है कि गिरफ्तार किए गए सभी कार्यकर्ताओं को चीन फौरन रिहा करे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तहत बीजिंग और हांगकांग अथॉरिटी से अपील करते हैं कि वो हांगकांग में गिरफ्तार किए गए सभी मानवाधिकार कार्यकर्ता और डेमोक्रेटिक नेताओं को फौरन जेल से आजाद करें। अमेरिका ने बयान जारी करते हुए कहा है कि चीन के नेशनल सिक्योरिटी कानून से एक बार फिर साबित होता है कि चीन लोगों के बोलने की आवाज का गला घोंट रहा है और हांगकांग के अधिकारों का हनन कर रहा है। अमेरिका के उन 47 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और चीन के खिलाफ आवाज उठाने वाले गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग की है, जिनके ऊपर अब नेशनल सिक्योरिटी कानून लगाया गया है। ये सभी नेता हांगकांग में संवैधानिक तरीकों से लोकतांत्रिक चुनाव कराने की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हांगकांग में चीनी दमन पर बयान जारी करते हुए कहा है कि हांगकांग के निवासियों के साथ अमेरिका खड़ा है और हांगकांग के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को चीन फौरन रिहा करे। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम हांगकांग के निवासियों को गिरफ्तार और उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कानून लगाने की निंदा करते हैं और सभी की फौरन रिहाई की मांग करते हैं। राजनीतिक भागीदारी और बोलने की आज़ादी कोई गुनाह का काम नहीं है। हांगकांग पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 47 के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी कानून लगाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध, भारत को फूड प्रोसेसिंग क्रांति की जरूरत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर वेबिनार में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फूड प्रोसेसिंग क्रांति की जरूरत है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया जाता। पीएम मोदी ने कहा, आज हमें कृषि के हर सेक्टर में, हर खाद्यान्न, फल, सब्जी, मत्स्य सभी में प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान देना है। यानी हमें हर सेक्टर की प्रोसेसिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को अपने गांव के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले। खेत से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारनी ही होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज कल्चर्स की संख्या बढ़ानी ही होगी, ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशंस ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। पीएम मोदी ने कहा, किसानों को ऋण, बीज और बाजार खाद ये किसान की प्राथमिक जरूरत है, जो उसे समय पर चाहिए। बीते वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड छोटे से छोटे किसानों तक, पशुपालकों से लेकर मछुआरों तक इसका दायरा बढ़ाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लंबे समय से किसी न किसी रूप में की जा रही है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ व्यापार बनकर ना रहे, बल्कि उस जमीन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी हम निभाएं। मोटे अनाज पर पीएम मोदी ने कहा, मोटे अनाज के लिए भारत की एक बड़ी जमीन बहुत उपयोगी है। मोटे अनाज की डिमांड पहले ही दुनिया में बहुत अधिक थी। अब कोरोना के बाद ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। इस तरफ किसानों को प्रोत्साहित कराना भी फूड इंडस्ट्री के साथियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कहा, एग्रीकल्चर सेक्टर में R&D को लेकर ज्यादातर योगदान पब्लिक सेक्टर का ही है। अब समय आ गया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े।
हमें अब किसानों को ऐसे विकल्प देने हैं जिसमें वो गेहूं चावल उगाने तक ही सीमित ना रहें। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का अपने सांसदों और मंत्रियों को निर्देश, जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में लगवाएं वैक्सीन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण का आज से दूसरा चरण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वायरस की पहली डोज लगवाई। प्रधानमंत्री आज सुबह 6 बजे एम्स अस्पताल पहुंचे और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी वैक्सीन लगवाएंगे। इस बीच बीजेपी ने अपने सांसदों और मंत्रियों के लिए एक टीकाकरण से जुड़ा निर्देश जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक इस निर्देश के मुताबिक बीजेपी ने अपने सांसदों और मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में ही टीका लगवाएं। इससे जनता में वैक्सीन के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही कहा गया है कि फ्री वैक्सीन न लगवाएं। मोदी ने सुबह 6:25 पर लगवाई वैक्सीन। दिल्ली के एम्स अस्पताल में पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज सुबह 6:25 पर लगवाई। इस दौरान वह 35 मिनट तक डॉक्टर निगरानी में रहे और ठीक 7 बजे एम्स में अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हो गए। पुडुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने उन्हें ये डोज दी। पीएम ने असमी गमछा पहना हुआ था और बिना किसी सुरक्षा के एम्स पहुंचे थे। पीएम मोदी को दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जाएगी। साथ मिलकर भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। मोदी वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम मोदी ने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूती देने में जिस तेजी से हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने काम किया है वो उल्लेखनीय है। जो लोग वैक्सीन लेने योग्य हैं, मैं उन सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील करता हूं। साथ मिलकर भारत को कोरोना मुक्त बनाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 120 साल का रिकॉर्ड, आईएमडी ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में गर्मी का कहर बरपना शुरू हो गया है। दिल्ली वासियों को इस बार गर्मी की मार अधिक झेलनी पड़ेगी क्योंकि अभी से ही सूरज ज्यादा तपाने लगा है। वहीं वातावरण में गर्म का एहसास बढ़ने लगा है। दिल्ली के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे लोगों का पसीना निकलना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए दिल्ली वासियों को गर्मी को लेकर चेतावनी दी है। वहीं दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं दिल्ली में फरवरी में औसत अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो पिछले 120 वर्षों में इस महीने में दूसरा सर्वाधिक अधिकतम तापमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में फरवरी में सर्वाधिक औसत अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री 2006 में रिकॉर्ड किया गया था। विभाग के अनुसार रविवार को शहर में न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो इस मौसम के औसत से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। आज यहां अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने सोमवार को आसमान साफ रहने और सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 और 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता पूरे दिन खराब रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 दर्ज किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान तंत्र ने कहा, अगले 2 दिनों के दौरान AQI माध्यम से खराब के बीच रहने का अनुमान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की जमीन पर दावा नहीं ठोक सकेगा चीन, सेना ने बनाया ये काउंटर प्लान। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने चीन की विस्तारवादी नीति के जवाब में लिए एक खास योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार उत्तरी सीमा क्षेत्र में भारतीय इलाकों की दावेदारी को मजबूत करने के लिए पर्वतारोहण अभियान के साथ ही शोध अध्ययनों को बढ़ावा देगी। ये शोध देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होंगे। सेना 3 मार्च से लद्दाख के महत्वपूर्ण काराकोरम दर्रे से उत्तराखंड के लिपुलेख तक एक बड़ा स्कीइंग अभियान एयरमैक्स 21 शुरू करने जा रही है। इसमें 80 से 90 दिनों में विशेष रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोही लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चीन की दूसरे के क्षेत्र को हथियाने वाली साफ तौर पर विस्तारवादी नीति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की आवश्यकता है। सेना नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर अतिरिक्त बलों और हथियारों की तैनाती के साथ संतुलन बनाने में लगी है। ऐसे में जरूरी है कि अपने उन क्षेत्रों जहां गतिविधियां बिल्कुल नहीं हैं, पर्वतारोहण और अन्य अभियानों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जाए। वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों सटे भारत के इलाकों से संबंधित रिसर्च और स्टडीज को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश कराने की भी आवश्यकता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन, स्थानों का जियो टैगिंग और एविडेंस क्रिएशन भी शामिल होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इसरो का बड़ा कमाल, अब अंतरिक्ष से होगी चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों की निगरानी। जी हां दोस्तों, चीन की चालों और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारत अब और नजदीकी नजर रख सकेगा। सिंधु नेत्र उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के साथ ही लद्दाख के पहाड़ी इलाकों से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर निगरानी रखने की भारत की क्षमता बढ़ गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंधु नेत्र और ब्राजील के एमेजोनिया 1 समेत 19 उपग्रहों का रविवार को सफल प्रक्षेपण किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10:30 बजे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C51 से इन सभी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। वह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा पहला पूरी तरह से व्यावसायिक प्रक्षेपण था। इसरो के व्यावसायिक
व्यावसायिक प्रक्षेपण के काम को देखने के लिए 2019 में विज्ञान विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के तौर पर NSIL का गठन किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के युवा विज्ञानियों ने सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया है। यह उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में संचालित युद्धपोत और व्यापारिक पोत की खुद से पहचान कर लेगा। सूत्रों ने बताया कि सिंधु नेत्र से अपने क्षेत्र में निगरानी रखने की भारत की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई है। चीन से लगने वाले लद्दाख क्षेत्र से लेकर पाकिस्तान की सीमावर्ती इलाकों पर इसके जरिए नजदीकी नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर, अदन की खाड़ी और अफ्रीकी तटों पर भी इससे नजर रखी जा सकेगी। SKI ने अपने उपग्रह के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और डिजिटल फॉर्मेट में भागवत गीता को भी अंतरिक्ष में भेजा है। इसरो का यह पहला अंतरिक्ष मिशन है। यह पूरी तरह से व्यावसायिक प्रक्षेपण है। इसरो ने ब्राजील के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजोनिया 1 के साथ ही अमेरिका के 13 और भारत के 5 उपग्रहों को लॉन्च किया है। भारतीय उपग्रहों में सतीश धवन सैटेलाइट और यूनिटी सैटेलाइट भी शामिल हैं। SDSat चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया का छोटा उपग्रह है, जबकि यूनिटी देश के 3 इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों का संयुक्त उपग्रह है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।